बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब और मलिक हसनात साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, जहां अरशद शरीफ साहब को, शहीद को, आज हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, इंसाफ मिलने की तवक्कुआत तो कम ही है, लेकिन आज वो जो सुप्रीम कोर्ट का केस था वो भी बंद होता नज़र आ रहा है। वो कैसे, उसकी तफसील आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा दो सीनियर सहाफ़ियों, सार आलम साहब और हमाद हसन साहब ने, जो एक ने नवाज़ शरीफ का नाम लेके और एक ने नवाज़ शरीफ का नाम लिए बगैर कहा था कि सिविल साइड ये कह रही है, मिलिट्री साइड ये कह रही है, फरमाइशें आ रही हैं, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। उनमें से एक साहब हमाद हसन साहब तो अभी तक अपनी खबर पे कायम है कि नवाज़ शरीफ साहब ने बातें की हैं। अलबत्ता अब सार आलम साहब ने अपने व्लॉग की एक तशरीह करते हुए कहा है कि जनाब मुझे कोई नवाज़ शरीफ साहब ने खबर फीड नहीं की थी, बल्कि उन्होंने यहाँ तक गिला किया कि जी मेरी तो वालदा का जब इंतकाल हुआ अभी तक उनका ताज़ियती मैसेज भी मुझे नहीं आया, तो मेरा उनसे क्या रब्ता होना है, कैसे होना है। तीसरी चीज़ नोटिफिकेशन है, जिसके जारी होने ना होने का एक फटा सा पड़ा हुआ है, और ये पता नहीं नालायकी है, नाअहली है, या फिर कोई बैक एंड पे कोई रूल मेकिंग या कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है, जिसके बाद इसने जारी होना है। एक नॉर्मल सिंपल प्रोसीजरल चीज़ थी जिसको इतना नकम्मापन गवर्नमेंट का है, बड़े बड़े कानूनी दिमागों का, जो उन्होंने इसको इतना वो थड़े की डिबेट बना दी है कि गली मल्ले में बैठा हर बंदा पूछा यार नोटिफिकेशन नहीं होया, मामे तुम घर दाल को नहीं देना, वो भी पूछ रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसको प्रेजेंट इस तरीके से कर दिया गया, बना इस तरीके से दिया गवर्नमेंट ने कि वो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। मतीउल्लाह जान साहब, शुरू करते हैं शहीद अरशद शरीफ केस से। आज आमिर फारूक साहब की सरबराही में जस्टिस रोज़ी खान साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था जिसने केस की समाअत की, और अदालत ने कहा, जहाँ पे हुकूमत को ये कहा कि जी आप बताएं हमें कि अब तक प्रोग्रेस क्या हुई है और आगे आपने क्या करना है, वहीं पर ही उन्होंने ये भी कहा कि जी हमें ये भी बताएं कि 184(3) की तरह सो मोटो, पहले तो पता होता कैसे था। 184(3) में भी आमिर फारूक साहब कहते हैं सो मोटो का मुझे कहीं लफ्ज़ नज़र नहीं आया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद तो चलें, जब इंट्रा कोर्ट अपील का हक़ दिया गया तो एक तरह से रिकॉग्नाइज़ कर लिया गया उस हक़ को लॉ के ज़रिए, लेकिन स्टिल उन्होंने कहा कि आइन में उसकी गुंजाइश नहीं थी। और अब जबकि 27वीं तरमीम भी हो चुकी है, 184(3) टोटली ख़त्म हो चुका है, अब ये सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैसे इसको चला सकती है केस को, इसके ऊपर भी मुआवनत करें। 17 दिसंबर को अब हुकूमत ये रिपोर्ट जमा करवाएगी कि अब तक उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं अरशद शरीफ शहीद के केस पे और आगे क्या लेने का इरादा रखते हैं। और उसके बाद फिर जो उनकी फैमिली है, दोनों जो उनकी बेवजात हैं, उनके वकला अपना अपना जवाब देंगे। और सर्दियों की छुट्टियों के बाद यानी कि अगले साल अब इस केस पे अदालत बहस करेगी और अगले साल ही मुआवनत भी लेगी और फिर शायद इस सो मोटो को डिस्पोज ऑफ कर दे, जो पेरेंटी नज़र आ रहा है। मतीउल्लाह जान साहब, उनकी वालदा के वकील ने तो ये भी कहा कि हमने कुछ गवाहान के और कुछ मुल्ज़िमान के नाम दिए थे दरख्वास्त की सूरत में, सुप्रीम कोर्ट के भी रिकॉर्ड पे हैं और अपने 161 के बयान में भी जिक्र किया था, उनके आज तक बयानात रिकॉर्ड नहीं हुए, आज तक केस उस जानिब गया ही नहीं। तो आमिर फारूक साहब ने कहा जी पहले स्टेट को हम सुन लें कि इन्होंने क्या किया, उसके बाद देखेंगे क्या मामला। और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देने के वाले से भी कहा कि, बल्कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अली खाना को दी थी तो उन्हें आगे लीक कर दी, और कीनिया वाले तपे बैठे हैं कि जी ये तुसी क्यों किया। जी बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन इकबाल। पहली बात तो ये है कि आज आईनी अदालत ने पहली बार अरशद शरीफ का केस टेकअप किया है, और ख़ास तौर पे अरशद शरीफ शहीद की वालिदा के इंतकाल के बाद पहली बार अब उनके कत्ल का मामला हाईएस्ट कोर्ट में टेकअप हुआ है। वैसे तो ये तकरीबन 3 साल होने को है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ताख़ीर से मगर सो मोटो नोटिस लिया था, और फाइलें जो हैं वो भरी पड़ी हैं कि अब तक के क्या वाक़यात हैं। मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो आज पूछ रहे थे कि इसमें हुकूमत ने अभी तक किया क्या है, और जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आमिर रहमान, वो ज़रा हमें एक मुख्तसर सा खुलासा बना के दे दें कि इस केस में है क्या। और वो बार बार ये कह रहे थे कि हम तो अभी आए हैं, हमने तो अभी देखा है। और ये देखें कि 3 साल हो गए हैं और हुकूमत ने बुनियादी तौर पे एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, जो बाहमी कानूनी तावन होता है 2 मुल्कों के दरमियान, अगर उनकी सरजमीन पे कोई जुर्म हो जाए तो दोनों हुकूमतें मिलकर इन्वेस्टिगेट करती हैं और एक दूसरे से तावन करती हैं। तो वो मुआहदा जो था वो अभी सितंबर में हुकूमत ने ये कहा कि हमने उसको फ़ाइनल कर दिया है और दोनों हुकूमतें उस मुआहदे पर आमादा हो गई हैं, और अब सिर्फ एक स्पेशल JIT ने कीनिया जाना है दोबारा। आप अंदाज़ा लगाएं कि पिछले तकरीबन आखिरी बार जो इसकी हियरिंग हुई थी, साल से ऊपर हो गया अरशद शरीफ के केस में, तो वो आज जाके आईनी अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान बता रहे हैं कि जनाब वो सितंबर में अभी जाके, यानी ये पिछले गुजरे सितंबर में 3 महीने पहले ये मुआहदा हुआ है, और अब स्पेशल JIT ने जाना है, और सितंबर से ऑनवर्ड जो है
वो JIT के जाने का भी कोई मालूमात अदालत को, आइनी अदालत को नहीं दी गई। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि 2 जज बैठे हैं, अपने आप को आइनी अदालत कहते हैं, मगर उन्होंने फ़ाइल पढ़ना गवारा ही नहीं की, उन्होंने इस केस को जायज़ा लेना गवारा ही नहीं किया और तकरीबन घंटा डेढ़ जो वक्त ज़ाया किया आइनी अदालत ने। और अरशद शरीफ की बेवगान जो हैं दोनों, वो कमरा अदालत में मौजूद थी और उसके दौरान कोई रिकॉर्ड से कोई चीज़ पढ़ी नहीं गई। हुकूमत के पिछले जो बयानात थे वो नहीं पढ़े गए और सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले अहकामात थे वो नहीं पढ़े गए और सिर्फ बार बार एक ही बात होती रही कि हम तो अभी आए हैं, तो इसमें अभी हुआ क्या है, होना क्या है। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं वो आइनी अदालत को ये बताते रहे कि हुकूमत ने ये किया, हुकूमत ने वो किया, मगर वो ये वजाहत नहीं दे सके कि 3 साल कैसे गुजर गए। ये और भी फिर बताएं कि आमिर रहमान साहब ने तो गालिबन आमिर मीर साहब की दरख्वास्त थी शायद कि अरशद शरीफ के कत्ल का कमीशन बनाया जाए, वो भी सुनी थी, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि मुझे तो इस केस का पता ही नहीं। आमिर फारूक साहब जो आमिर हैं, फारूक साहब, जी हाँ, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बतौर हाई कोर्ट के जज हामिद मीर साहब की इस दरख्वास्त की भी समाअत की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अरशद शरीफ के कत्ल पे कमीशन बनाया जाए। मगर आपको याद होगा कि वो फ़ैसला जब उन्होंने महफूज किया था तो उसके बाद वो फ़ैसला शायद सुनाए बगैर सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे और उसके बाद राजा अनाम अमीन मिन्हास ने वो केस दोबारा उसकी हियरिंग शुरू की और फिर वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, ये कह के कि कमीशन इसलिए नहीं बना रहे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है और ये जो कमीशन बनाने का अख्तियार है वो हुकूमत का अख्तियार है, तो वो भी रद्द कर दी गई थी। तो मगर आमिर फारूक साहब ने केस डेफिनेटली सुना था और आज वो ऐसा तासुर दे रहे थे कि जैसे उन्हें इस केस के बुनियादी हक़ाइक़ का कुछ इल्म ही नहीं है। तो मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि अरशद शरीफ शहीद की जो वालदा हैं वो इंसाफ मांगते मांगते इस दुनिया से चली गई हैं और आज उस अदालत में वो वालदा मौजूद नहीं थी और आज तक अरशद शरीफ के लवाहिकीन को इस हवाले से कोई इंसाफ नहीं मिला। और मुझे तो ये लग रहा था कि जस्टिस आमिर फ़ारूक और उनके साथी जज जो हैं वो भी सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और उन्होंने भी अगली तारीख डाल दी है और अगली तारीख में मालूम नहीं यही बेंच होगा या कोई और बेंच होगा। और ये हमारी आइनी अदालत है जिसने आइन की तशरीह करनी है, मगर आइन में दिए गए जो इंसानी हकूक़ हैं उनके जब नफाज का मामला आता है तो फिर इस तरह की रस्मी कार्रवाइयाँ, कागजी कार्रवाइयाँ करके ये तारीखें दे देते हैं। अच्छा मलिक साहब, ये सो मोटो हुआ था फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आने के बाद, जी बंदयाल साहब ने लिया था, अब फाइल की इब्तदाई वहाँ से हो रही है। आज आमिर फारूक साहब ने क्या, अच्छा फैक्ट फाइंडिंग भी हुई थी, किसने की थी जरा बताएं। तो आमिर रहमान साहब ने और फिर वकला ने बताना शुरू, उन्होंने कहा चलें इसको अगली बार देखेंगे। फिर मतलब इतना ही वो फाइल तो कम से कम बेसिक पढ़ गया था बंदा कि केस की इब्तदा कहाँ से हो रही है। देखें, आमिर फारूक साहब इस केस को उन्होंने हाई कोर्ट में सुना। अमूमन ये भी होता रहा कि जब कोई जज सुप्रीम कोर्ट में आया और उसने हाई कोर्ट में केस सुना तो वो रिक्यूज़ कर जाता है कि भाई मैंने ये केस पहले सुना हुआ है, यहाँ बेहतर है कोई और जज। यहाँ बगैर आप नोट करें तो जिस तरह याहिया फरीदी साहब ने कुछ चीज़ें पास आन कर दी थी आइनी बेंच को, अब आइनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब कुछ केसेस को ना सर वो उन्होंने आमिर फारूक साहब की सरबराही में बेंच बना दी और आमिर फारूक साहब को महारत हासिल है, जिस तरह वो केस चलाते हैं, ना वकील को फंड करते हैं, ना हुकूमत भी उनसे खुश होती है, अल्टीमेट फ़ैसला भी नहीं देते और चीज़ें साथ साथ चलाए रखते हैं। तो आमिर फारूक साहब जो है वो इस केस को सुन रहे हैं। आज उन्होंने जो मेन सवाल उठाया कि सो मोटो के जो तकरीबन 200-250 केसेस हैं, क्या वो दाखिल दफ्तर हो गए हैं या वो अभी उन पे आइनी अदालत चल कर सकती है, क्योंकि 175E जो 175E में जो नया इंसर्ट किया गया आइन में, उसमें लिखा गया था कि पब्लिक इंटरेस्ट का केस आइनी अदालत सुनेगी कोई किसी एप्लीकेशन पे। हाँ जी, सो मोटो नहीं होगा। अब जो यहाँ ये मामला आया, आपको याद है अरशद शरीफ के मामले में हज़ारों खतूत सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हुए थे और उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब ने ये खतूत जो हैं ये 2 जजेस को भेजे थे, एजाजुल हसन और दूसरे मोहम्मद अली मज़हर, जो उस वक्त उस कैंप के साथ ताल्लुक़ रखते थे। हर दफ़ा उनका कैंप भी तरफ उस वक्त इन्होंने सजेस्ट किया था कि भाई सो मोटो लिया जाए, ये बड़ा अहम केस। सो मोटो लिया गया और इस सो मोटो में फैक्ट फाइंडिंग एक हुकूमत ने बनाई। सो मोटो लेने की दरखास्तें भी बहुत सारी वो फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है उसमें इतनी चीज़ें लिख दी गई थी कि उसके बाद जो है वो समझ आ गई थी कि अब ज़्यादा मामला नहीं आना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये कत्ल है, बड़ा वाज़े उन्होंने कहा था। फिर जिस तरह पाकिस्तान से जाने के ऊपर बड़े सवाल जाने के और जो क्या मुहरिकात है जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा था।
उसके बाद बंदयाल साहब ने यही कहा कि भाई ये लीक कैसे हो गई। हालांकि जब रिपोर्ट आ जाती है तो ये जो लोग जो मुतलका होते हैं उन तक पहुंच भी जाती है। इसमें अब लीक करके उन्होंने बाकायदा इस पर भी कहा था कि इसको भी प्रोब किया जाए। अब मामला ये है कि उस वक्त तो एक हाइप पाकिस्तान में मसला ये है कि एक टाइम आता है, उस टाइम पे चीज़ें आपको याद हो जिस दिन उनका जनाजा था, उस दिन उस वक्त के DGISI ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली दफ़ा अनप्रेसिडेंट। फिर उसके बाद आपने देखा कि यहाँ जिस तरीके से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई, प्राइम मिनिस्टर ने ख़त लिखा था शहबाज शरीफ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को कि आप इस मामले को देखें। अब उसके बाद चीज़ें क्योंकि पाकिस्तान में डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा होती हैं तो उस तरीके से इशू अलाइव नहीं रहा, तो सुप्रीम कोर्ट भी चुप हो गई। काजी फैसा पे बार बार हम कहते थे कि जी आप इसको टेकअप करें, वो कहते थे कि जी मैं ये क्योंकि 5 रुकनी बेंच है तो हम 3 रुकनी बेंच है। जब 12 जुलाई रिजर्व सीट का फैसला आया तो फिर उन्होंने कहा कि यार ये मंसूर अली शाह इन्हें चीफ जस्टिस बनना है तो इसका रास्ता कैसे रोक। उन्होंने क्या किया, कुछ 9 मई के जमानतें लगा दी थी मंसूर अली शाह के बेंच में, ताकि कोई भी कुछ करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट नाराज़ होगी। दूसरा अरशद शरीफ का केस, उन्होंने कहा कि जी मंसूर अली शाह की सरबराही में गलबन उन्होंने एक दफ़ा बल्कि लगा भी दिया, 3 मेंबर बेंच है वो 2 साथियों के कहने पे बेंच लगा दी थी। तो वो उन्होंने भी खैर समझ आ गए कि भैया ये ट्रैप है या जो भी, उन्होंने भी कहा कि जी नहीं, बल्कि उन्होंने एक और बेंच उसमें जमाल मंदोखेल की सरबराही में जिसमें अतर मिनल्ला और वो, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आईनी बेंच ने 1-2 दफ़ा केस सुना। अब देखें ये जो सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत हम समझ रहे थे कि ये आएगी तो कोई सिस्टम तब्दीली आएगी। आज आमिर फारूक साहब कहते हैं जी सो मोटो का लफ्ज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपने जो आपके उस्ताद हैं या सीनियर हैं साकिब निसार, उनको फ़ोन करके पूछें कि जी ये सो मोटो जो आप लेते रहे, डैम बनाते रहे, ये क्यों बनाते रहे। मतलब जो बात है वो गलत था जो भी था। तो अब ये है कि अब उनको इस चीज़ में है कि जी सो मोटो है नहीं, ये है वो है। वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि 27वीं तरमीम के बाद जो सो मोटो है वो सिर्फ किसी दरख्वास्त के ऊपर ही लिया जा सकता है, वैसे सो मोटो नहीं लिया जा सकता। अच्छा, एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक वजह जो बताई जा रही है कि कीनिया की हुकूमत नाराज़ है पाकिस्तान से और इस वजह से ताख़ीर हुई। नाराज़ इस वजह से हुई कि पाकिस्तान ने जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट पब्लिक हो गई थी ना, जिसमें सीनियर पुलिस अफसरान और FIA के लोग ने वो तैयार की थी, उसमें बहुत सारे खुफिया एहलकारों के नाम भी आ गए थे और इदारों का हवाला भी आ गया था। उस रिपोर्ट के पब्लिक होने की में ये भी सामने आ गया था कि कीनिया की हुकूमत भी जो है वो तावन नहीं कर रही। तो जिस पे बहाना ये बनाया गया कि कीनिया की हुकूमत नाराज़ हो गई है, कीनिया वालों को पता है इस बात का, और कीनिया वालों को पता तो होगा भाई। यहाँ पे पब्लिक ही इसलिए की गई कि कीनिया की हुकूमत का फिर रिएक्शन आए, और जिन्होंने पब्लिक की ये उन्हीं के फ़ायदे में गई बात कि यहाँ पे कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो सकी, क्योंकि कीनिया की हुकूमत ने फिर तावन करने से इनकार कर दिया था। तो जिन्होंने भी लीक किया वो ख़बर, मकसद यही था कि कीनिया की हुकूमत को ऑफेंड किया जाए और फिर कीनिया की हुकूमत को ये बता दिया जाए कि ये रिपोर्ट में आपकी हुकूमत के बारे में ये है कि आप लोग तावन नहीं कर रहे और आपने बंदा मार दिया है हमारा, या आपकी पुलिस ने मार दिया है। तो वो भी फिर ज़ाहिर बात है बदनामी हुई, तो वो भी पीछे हट गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिपोर्ट लीक की गई है ये उन लोगों की तरफ से की गई है जिसमें उस फैक्ट फाइंडिंग के अंदर इल्ज़ाम है और इशारे हैं। और फिर जो अरशद शरीफ की जो फैमिली है वो भी तो शुरू दिन से रियासी इदारों की तरफ ही इशारा कर रहे हैं ना वो। और फिर जो अरशद शरीफ की वालदा थी, उन्होंने जो मुल्ज़मान नामज़द किए थे वो भी इस्टेब्लिशमेंट के आला अफसरान थे, उनको FIR में नहीं शामिल किया गया। तो मेरा ये ख्याल है कि वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को बाकायदा लीक किया गया और कीनिया की हुकूमत को जवाब दिया गया कि वो पाकिस्तान से तावन ना करें। सबसे बढ़ के ये कि आज 3 साल गुजर गए हैं यार, और आज भी हमारा एडिशनल अटॉर्नी जनरल रोस्टम पे खड़े हो कहता है कि जी वो MOU हो गया जी, अब वो JID जाएगी, तो वो अब जी JID जाएगी तो फिर अभी जवाब का इंतज़ार है। इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है? पाकिस्तान के एक सीनियर साफ़ी के साथ जिसको ऐवान सदर में सदर ममलकत ने अपने हाथों से तमगा हुस्न कारकर्दगी पहनाया, कौमी अवार्ड याफ्ता वो साफ़ी था, और उसके साथ हम लोग ये कर रहे हैं। और ये जो कुछ सुप्रीम कोर्ट करती रही है, आपने चीफ जस्टिस साहिबान के नाम भी लिए, आज वही काम जो है आईनी अदालत ने भी किया, और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये आईनी अदालत संजीदा है अरशद शरीफ के कातलों तक पहुँचने के लिए। तो वो तो आज तक सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रही, आईनी अदालत ने क्या होना। खैर आगे चलते हैं। मलिक साहब, अब सार आलम साहब तो कह रहे हैं जी मेरी तो खबर का नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना मैंने उनका जिक्र किया, ना मेरा उनसे कोई मामला है ऐसे, उन्होंने ताज़ियत तक नहीं की मेरी वालदा की, तो मैं उनसे कैसे उनसे मुलाकात हो सकती है या मैं उनसे जाके खबर फीड वो मुझे कर सकते हैं। वो तो अपनी खबर से पीछे हट गए। उन्होंने कहा जी जो भी ये खबरें ऐसी कर रहा है तो वो मुल्क के लिए नुकसान पहुँचा रहा है। हमाद हसन साहब से आपकी बात हुई है, वो कह रहे हैं जी मैं तो कायम हूँ कि नवाज शरीफ ने बातें कही हैं।
तो ये क्या चक्कर क्या है? वो अफसार आलम साहब को अपने व्लॉग की तशरीह क्यों करनी नहीं, पड़ी? वो या वज़ाहत क्यों जो देनी हमाद पड़ी? हसन साहब जो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ कहते हैं, जो हम पे कहते हैं ना कि हमारी कारकर्दगी ठीक नहीं, तो कारकर्दगी क्या, इंटीरियर मिनिस्टर आपका है, फाइनेंस मिनिस्टर आपका है, हमसे क्या पूछते हैं? इस बात पे वो कायम है कि ये बातें नवाज शरीफ ने की हैं। ठीक है। हमाद अब हसन साहब। हमाद हसन साहब वो कहते हैं कि बात बिल्कुल ये हुई है, मैं कायम हूँ। बाकी जो ये नोटिफिकेशन का मामला है, अब अबसार साहब, क्योंकि कल जब उनका दूसरा विलाग आया तो उसके बाद अताउल्ला तारड़ जो हैं हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर का इसमें लेना देना नहीं है और मनगढ़ंत खबर। बज़ाहिर ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ कैंप ने अपने आप को डिस्टेंस किया कि यार ये जो चल रहा है, डिले हो रहा है, हमारा इसमें कोई नहीं है मामला। और इससे पहले हनीफ अब्बासी साहब भी शहबाज शरीफ साहब के करीब हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई जो फील्ड मार्शल हैं वही CDF होंगे। खैर इस हद तक तो अबसार साहब भी कहते हैं जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा है वो आइन में क्योंकि लिखा गया है, तो पहले आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल हैं वही होंगे। मामला आ रहा है अगले फील्ड मार्शल का, लेकिन बात यह है कि अगले का आ रहा है तो नोटिफिकेशन में इसमें क्यों रुका हुआ है? मतलब नोटिफिकेशन आप कर दें तो अगले के लिए आपको 28वीं तरमीम करनी है ना, वो इससे पहले क्या मामला है? तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि कुछ पहले उन्होंने अंसार साहब ने ये बात भी की थी कि वाइस आर्मी चीफ का ओहदा जो है वो चाहती है सिविलियन। अब सिविलियन कौन चाह रहे हैं? शहबाज शरीफ चाह रहे हैं, नवाज शरीफ चाह रहे हैं। आज उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ ने मुझे खबर नहीं दी। देखिए खबर बेशक नवाज शरीफ ने नहीं दी हो, लेकिन ये सोच अगर है, सबको पता है कि ऐसी सोच जो है वो शहबाज शरीफ साहब बड़ा मुश्किल है, ये नवाज शरीफ के कैंप की सोच होगी। बेशक उनको नवाज शरीफ साहब ने खबर नहीं दी होगी या किसी ने भी, लेकिन नून लीग में यही तसर और हर आदमी में है कि भाई शहबाज शरीफ कभी भी किसी मामले में क्वेश्चन नहीं करेंगे, और जिस तरीके से वो अपने आप को डिस्टेंस भी, अगर ये करना है तो नवाज शरीफ साहब ने करना है। और फिर और कई साफ़ी हैं, तलत हुसैन साहब ने क्वेश्चन किया कि ये सारा कुछ इस मौजूदा हुकूमत पे, उन्होंने कहा कि इनकी फेलियर है कि एक नोटिफिकेशन होना था तो शहबाज शरीफ भाग गए बाहर, और जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया गया, बात तो बिल्कुल ठीक है। तो देखें जो भी है, अब देखें इस मामला डैमेज काफ़ी हो चुका है। अब जो भी नोटिफिकेशन होगा, एक द्राड़ ऐसे बज़ाहिर ये लग रहा है कि पड़ी है, या कोई हकीकत ये भी कहा जाता है कि जी अपने कुछ इदारों में अगर ये है कि वो इस वजह से खुद चीज़ें वो कर रहे हैं स्ट्रीमलाइन, तो इस वजह से डिले है। अगर ये होता तो फिर ये स्टोरीज क्यों आती मामला? तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो है। अब ये क्या है, नोटिफिकेशन तो हो जाना है 1 दिन 2 दिन में। और आपको पता है कि आर्मी DGISI जो इदारा लगाना चाह रहा था, इमरान खान रेजिस्ट करने के बावजूद भी वही लगे, होना वही है। लेकिन जो एक क्या उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी, क्या वो जो एक बीच में दराड़ आई या नहीं आई है, जो भी वो अब इंटरेस्टिंग होगा कि उसका क्या मामला होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मामला है ये ख़ुद हुकूमत ने गलत इसको यानी डिले करके और चीज़ों को अब साफ़ियों पे ब्लेम दें या कोई कहें जी ये है मामला। ये है कि आपने नोटिफिकेशन करना था। आपको पता है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी लिखा, जब पहले पुराना कानून था कि जी अगला सीनियर जो चीफ जस्टिस होगा वो सीनियर पूरी जज होगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, लेकिन नोटिफिकेशन होता था। नोटिफिकेशन का एक अपना इम्पैक्ट होता है, और वो नोटिफिकेशन आपको याद है कि काजी फैसला का तो 1.5-2 महीने पहले करवा दिया। हाँ, तो ये नोटिफिकेशन का एक है तो सही ना बार का। अब हम हर वकील से बात करें तो नोटिफिकेशन ज़रूरी तो है। अब ये क्यों नहीं हुआ? अगर कहते कुछ कहते हैं जी पहले हो गया, कुछ कहते हैं नहीं है ज़रूरत, कुछ कहते हैं जी अब नोक पलक ठीक हो रही है। तो ये हुकूमती लोगों की कन्फ्यूजन की वजह से मसला आ रहा है। गवर्नमेंट एक पेज पे है ना कि होना या नहीं होना, अदरवाइज कोई बाहर से कोई चीज़ किसी को मालूम ही नहीं था। ये तो हुकूमती लोगों ने ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से ये शकूक शुबहात बढ़े हैं। मती साहब, नालायकी है या कोई कह लें कि कोई रूल्स मेकिंग है या क्या ऐसा चीज़ है? एक चीज़ तो बहरहाल तयशुदा है कि गवर्नमेंट ने बहुत मिस हैंडल किया है सारे मामले को। देखिए ज़ुल्करनैन, पहली बात तो यह है कि आर्मी चीफ की तैनाती एक वाहिद मौका होता है किसी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के पास कि वो अपना अख्तियार जताता है, ठीक है। और ये 4-5 साल में या 2.5-3 साल में एक यही दिन होता है जिस दिन फ़ौज की क़यादत भी जो है वो ऐसे वज़ीर-ए-आज़म की तरफ देख रही होती है जिस वज़ीर-ए-आज़म की तरफ वो बाकी सारा साल देखना पसंद ही नहीं करती। और वो वज़ीर-ए-आज़म का जो एक बैलेंस ऑफ पावर है वो आर्मी चीफ़ के हक़ में होता है। तो अब की बार क्या हुआ है? अब की बार ये सिर्फ आर्मी चीफ़ की तैनाती नहीं है, अब की बार चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती है। जी बिल्कुल। और एक ऐसा शख्स कि जो पहले आर्मी चीफ़ होते हुए भी पूरे मुल्क के तकदीर के फ़ैसले करता था, तो अब वो तीनों सर्विसेज का सरबराह बनने जा रहा है।
अब 27वीं तरमीम हो चुकी है, आइन में लिख दिया गया है, कवानीन में लिख दिया गया है, कवायद में भी आ गया है। ये मैं नहीं मानता कि कवायद जो है वो उसमें अभी नहीं आया। कवायद जो है हमारे मुल्क में पहले तैयार होते हैं, कानून बाद में बनता है और आइन की तरमीम सबसे आखिर में होती है। वैसे तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, मगर फिर भी असल झगड़ा क्या है? झगड़ा मुझे जो लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब को शायद, ये मेरा अंदाज़ा है, ठीक है, राय है मेरी, नवाज शरीफ साहब को इस बात का अंदाज़ा है कि हमने चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा और आर्मी चीफ़ का ओहदा एक ही शख्स में उसका इर्तिकाज़ कर दिया है, ठीक है। तो ये जो एक और ओहदा है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती, जो कि आइनी तरमीम में 243 में अमेंडमेंट की गई है, और वो है चीफ़ ऑफ स्ट्रेटजिक फोर्सेस, कमांडर जो है, कमांडर स्ट्रेटजिक फोर्सेस, जो कि हमारे एटमी हथियारों को, मिसाइलों को या एटमी जो प्रोग्राम है उसकी सरबराही करेगा और उसकी मैनेज करेगा। आपको मालूम है रवायती तौर पे ये पूरा एटमी प्रोग्राम तो फ़ौज की सिक्योरिटी में, तहवील में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन मौजूद है, उसका एक और लेफ्टिनेंट जनरल अभी भी लेफ्टिनेंट जनरल हेड करते हैं। मगर अब की बार इसकी ख़ास बात यह है कि पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल ये हेड कर रहे थे उसमें एयरफोर्स और नेवी का कंपोनेंट जो था वो उस तरीके से इंटीग्रेटेड नहीं था कि जिस तरह अब एक स्ट्रेटजिक टास्क फोर्स बना के, कमांड पोस्ट बना के एयरफोर्स और नेवी के जो कंपोनेंट है हमारे न्यूक्लियर वेपन्स के, जो सी बेस्ड मिसाइल्स हैं या एयर बेस्ड मिसाइल्स हैं, उनको भी स्ट्रेटजिक टास्क फोर्स के नीचे लाया जा रहा है। अब नवाज शरीफ को इसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि भाई वो एक न्यूक्लियर कमांड जो है उसके अंदर जो है वो कोई अपना बंदा लगाना चाहे। देखिए पॉलिटिशियंस जो हैं पाकिस्तान में रवायती तौर पे हमारे जो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनकी अहमियत दो वजूहात की वजह से अमेरिका और दीगर ममालिक के सामने नहीं थी, और वो एक वजह उसमें ये थी कि हमारी फ़ौज जो है वो उसका मुकम्मल हमारी सियासत पे कंट्रोल था, और दूसरी वजह ये थी कि बेनज़ीर भुट्टो ने 88 में इंकशाफ किया था कि मुझे तो ये एटमी प्रोग्राम के करीब भी नहीं जाने देते, मुझे तो ये ब्रीफिंग नहीं देते, मुझे तो ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क समझते हैं। तो अमेरिका और यूरोप को ये मालूम था कि पाकिस्तान में जो एटमी हथियार हैं या एटमी असासे हैं वो फ़ौज के कंट्रोल में हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि नवाज शरीफ ने कहा कि जहां हमने आपको एयरफोर्स और नेवी दे दी है, कम से कम एक तो कोई ऐसी पोस्ट हमारे हाथ में हो कि जिससे हम दुनिया के सामने अपनी अहमियत को भी उजागर कर सकें कि हम भी हैं, ठीक है ना। अब ये पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस खित्ते में, और पाकिस्तान के हवाले से अमरीकी और यूरोपियन पॉलिसी का ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब वो जिसके कंट्रोल में होंगे अमेरिका उसको अहमियत देगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ क्योंकि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि एटमी असासों के कंट्रोल की क्या अहमियत है। और आपको याद है एक नेशनल कमांड अथॉरिटी भी पाकिस्तान में बनाई गई है जिसकी सरबराही जो है पहले सदर मुशर्रफ करते रहे हैं, बाद में जब जरदारी साहब आए तो उन्होंने वो छोड़ दिया और वज़ीर आज़म के हवाले कर दी। तो अब वज़ीर आज़म नेशनल कमांड अथॉरिटी के सरबराह हैं जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ में हैं, और दीगर डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये लोग भी, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो वो जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है वो पाकिस्तान के एटमी असासों के ऊपर सिविलियन कंट्रोल का एक मिसाल है, एक इदारा है, जिसकी वजह से बाहर की दुनिया में, अमेरिका में पाकिस्तान के जो सिविलियन हुकूमत है उसकी थोड़ी बहुत अहमियत अभी भी है, ठीक है। तो शायद नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि नेशनल कमांड अथॉरिटी के अंडर वो बंदा होना चाहिए जो भी स्ट्रेटजिक कमांड फोर्स का कमांडर तैनात किया जाएगा, और वो कमांड अथॉरिटी को जवाब दो, प्राइम मिनिस्टर को जवाब दो, ना कि वो आर्मी चीफ को जवाब दो। ये वैसी पोजीशन होगी जैसे DGISI के हवाले से ये कन्फ्यूजन रही है कि वो आर्मी चीफ को जवाब दे है या प्राइम मिनिस्टर को, और आमतौर पे यही कहा जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी हुकूमत ने बयान दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर को जवाब दे, ठीक है। तो ये जो अहमियत है ना इस ओहदे की, ये स्ट्रेटजिक कमांड फोर्स की, इसके ऊपर ये भी एक इम्कान हो सकता है। और मुझे ये लगता है कि शायद जो एयरफोर्स और नेवी है उनकी तरफ से भी कोई ऑफ द रिकॉर्ड कोई फेडरल गवर्नमेंट को फीडबैक आया हो कि आप इतना कुछ कर रहे हैं, अपने पास भी कुछ रख लें, वरना फिर हमारी जो अहमियत है बतौर सरबराह एयरफोर्स या नेवी वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर तो वो उनकी नौकरी भी जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के मरून मिन्नत होगी, जो बज़ाहिर अभी यही लग रहा है जो कानून में है कि उनकी रिकमेंडेशन पे शायद इनके एयरफोर्स और नेवी के सरबराह भी तैनात होंगे। वकील जान साहब, ये सारी बातें 27वीं तरमीम से पहले होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, इसकी इम्प्लीकेशन सारा कुछ। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ना नवाज शरीफ उस वक्त
वो भी खामोश रहे हैं, शहबाज शरीफ भी खामोश रहे हैं, और अब सबको या जो भी जिस वजह से डिले हो रहा है। एक और जो चीज़ है वो ये है कि अब जिस तरह फील्ड मार्शल साहब, उनके वैसे तो आर्मी चीफ का होता 3 साल के लिए होता, आर्मी एक्ट में तब्दीली हुई है 5 साल, तो क्या वो 5 साल 2027 में ख़त्म होंगे, या वो ये उसका भी नोटिफिकेशन होना है या नहीं होना, या वही पुराने नोटिफिकेशन से चलेगा निज़ाम, या फिर अभी जो नोटिफिकेशन होगा इससे 5 साल स्टार्ट होंगे। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या नोटिफिकेशन की उस मामले में कोई ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या वैसे ही 3 साल हो गए हैं तो आर्मी एक्ट में तब्दीली आ गई है तो 2 साल और हो जाएंगे। तो एक ये भी एक पॉइंट है। देखिए, इस पर सीधी सी बात है, मेरी नज़र में तो जो वज़ीर कानून है या वज़ीर इत्तलात हैं या वज़ीर दिफा हैं, उन तीनों में से कोई भी एक आके ये लीगल पोजीशन एक्सप्लेन कर दे टीवी के ऊपर। कहते हैं जी ज़रूरत ही नहीं है कुछ सर, किसी काम की। गवर्नमेंट की नज़र में क्या है, एक दफ़ा वो आके एक्सप्लेन कर रहा था कि सारी बातों का खात्मा हो जाएगा। अच्छा जी, गवर्नमेंट ये चाह रही है, नोटिफिकेशन की इतनी मुद्दत होगी या नहीं की ज़रूरत है या नहीं है, जो भी है एक दफ़ा खुल के आके सामने बयान कर दें ताकि सारा कटाई खुले। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई जो बज़ाहिर कशीदगी नज़र आ रही है, ये हकीकत में भी अगर इसका वजूद है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के पास क्या बारगेनिंग चिप है और नवाज शरीफ के पास क्या बारगेनिंग चिप है, इसके ऊपर बात होना ज़रूरी है। मेरी नज़र में कोई कशीदगी नहीं। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है मुकम्मल ना। मुझे यकीन है कि कोई कशीदगी वाली सूरत हाल नहीं। देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना, वो जो इमरान खान का मामला था उससे ऑलरेडी उनके उस वक्त कुछ ख्वाहिशें थी जो पूरी नहीं हो रही थी। पंजाब में तब्दीली और आगे पीछे इमरान खान चीज़ों में रेजिस्ट कर रहे थे, जिस तरीके से वो एक मामला ख़राब उस वक्त हो गया था। फिर कमर जवेद बाजवा भी चाह रहे थे कि अगली जो एक्सटेंशन है, अब तो फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं वो चाहते हैं कि वो PDM गवर्नमेंट से मिले, वो नहीं हुई, लेकिन ख्वाहिश तो उनकी थी। यहाँ मामला ये है कि नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हो, इनका एक कॉमन एक एनिमी भी है, जो कॉमन एक मुखालिफ, वो है PTI, इमरान खान। जब तक इमरान खान है या PTI की पॉपुलैरिटी है, तो फिर ये है कि आपको गिव एंड टेक करके चीज़ें चलानी होंगी जब तक मजबूरन। हमाद हसन साहब ने इस हवाले से कुछ इंकशाफ किया, मुझे नहीं पता वो क्या उन्होंने शायद ये कहा था कि हमें तो इमरान खान से कोई गर्ज नहीं है। हाँ, ये आपने जो है इमरान खान को रिहा कर दें, हमें क्या। ये तो वैसे नवाज शरीफ के बारे में ये है कि जी वो चाहते हैं कि कमर जवेद बाजवा का अकाउंटेबिलिटी हो, साकिब निसार का। और इमरान खान को तो बेशक छोड़, लेकिन मेरा नहीं ख्याल नून लीग की दरीना ख्वाहिश ये है सर, इस पे बावड़ा साहब ने जवाब दे दिया था इस पे कि 75 साल में जो काम नहीं हुआ अगले 75 में भी नहीं नहीं, नून लीग का तो यही है ना कि एस्टेब्लिशमेंट PTI को बिल्कुल ख़त्म करे, फिर हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाए। मतलब उनका तो ये है कि फ़िलहाल, बल्कि उनके 2-4 जो थिंक टैंक हैं वो कहते हैं कि फ़िलहाल हमें नबर आजमा होना है इमरान खान के साथ, उस सोच के साथ। इस वजह से हम साथ जुड़े हुए हैं। जब भी आप कोई जो इनकलाबी लोग हैं ना, जो माजी में बड़े रहे हैं, 2019 के बाद वो इनकलाबी 22 के बाद ख़त्म हो गए, रुक गए, तो वो कहते हैं जी फ़िलहाल हमने सिर्फ इमरान खान की सोच और इस चीज़ को ख़ात्मे के लिए हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जब ये चीज़ हो जाएगी तो फिर वोट को इज्जत दो वाला नारा फिर लगेगा। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, ये बड़ी रिस्की गेम है। अगर नून लीग की वाकई ये हिकमत अमली है जो आप बता रहे हैं कि PTI और इमरान खान की सियासत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, अगर वो ऐसा करने में नाकाम होते हैं, जो लग रहा है कि नाकाम होंगे, तो फिर इनकी अपनी सियासत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और इसमें बेहतरीन सलूशन यही है कि नवाज शरीफ थोड़ा सा मैग्नानिमिटी शो करें और अपने आप को ये शो करें कि एज अ पॉलिटिशियन वो इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, वो कोई PTI के ख़िलाफ़ नहीं है, और वो इस ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार कर लें कि अब जब भी इलेक्शन होंगे तो उन्होंने एक बार अपोजिशन में बैठना है। अगर नवाज शरीफ ये समझ जाएंगे तो फिर बतौर जमात वो शायद सर्वाइव कर जाएंगे। मगर अगर उन्होंने ये सोचा कि इस्टेब्लिशमेंट से मिलके PTI को, ये PTI अब PTI नहीं रही, अब ये इमरान खान भी नहीं रहा, अब इसमें एक तीसरा एलिमेंट भी आ गया है, वो है पब्लिक का। ठीक है ना, अब लोग जो है ना वो बात कर रहे हैं जो PTI करती आ रही थी, अब मामला लोगों पे चला गया है, तो बिल्कुल लोगों को आप ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसलिए बेहतर यही है कि नवाज शरीफ साहब जो है अब थोड़ा सा इमरान खान के हवाले से एक पॉजिटिव जेस्चर दें, थोड़ा सा जिसको कहते हैं फ़राख दिली का मुजाहरा करें, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएं, क्योंकि थोड़ी बहुत क्रिकेट तो नवाज शरीफ ने भी खेली है ना। लेकिन मुझे उस दिन एक आदमी कह रहा था कि मैंने नवाज शरीफ साहब से सवाल किया कि आपने कमर जवेद बाजवा को दोबारा एक्सटेंशन पार्लियामेंट में जो दी थी उस बिल को क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि उसकी थ्योरी तो ये है कि उनसे बारगेनिंग हुई, वो बाहर उनको भेजा गया, वो प्लेटलेट्स गिरे। लेकिन वो कहते हैं जी कि सिवाय मेरे कोई भी मुखालिफ नहीं था, मतलब है कोई। अब मामला ये है कि अब मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो सोच है, मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ शहबाज शरीफ, इवन मरियम भी सपोर्ट करे। और नवाज शरीफ का भी ये है कि उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनकी भी सोच वही है जो इनकी है। वो अपने वोट बैंक के हवाले, किसी ने कहा है ना कि अभी वो वोट बैंक को जिंदा, यानी वो वोट को इज्जत दो वाले जो लोग हैं
उस चक्कर में वो एक दो बातें कर जाते हैं, अदरवाइज कोई नहीं। अब जिस तरह उन्होंने कहा जी वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जी उनकी साकिब निसार की और उनकी, अब इनको खामखा साकिब निसार की आप बात करके अब जो बैठे हैं उनको क्यों परेशान कर रहे हैं आप? देखिए हसनात भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, भुट्टो के खून का बदला या हिसाब उनकी बेटी वज़ीर आज़म बेनज़ीर ने नहीं लिया। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो के खून या कत्ल का बदला या हिसाब उनके शोहर आसिफ अली जरदारी ने नहीं लिया। तो नवाज शरीफ साहब के अरमानों का ही तो खून हुआ है, तो मरियम क्यों उन अरमानों के खून का बदला या हिसाब लेंगी? वो तो उन्होंने अपना मुस्तकबिल देखना है। चलें नाज़रीन, देखते हैं आप किस हद तक बातों से मुत्तफ़िक है, किस हद तक नहीं। कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।